स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक का गद्य खंड का चैप्टर 5 गलता लोहा। इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, 13 यानी 13 की डॉसिंग टेबल जब वो नहीं सुना पाया था, तब मास्टर जी ने, त्रिलोक सिंह जी ने अपनी ज़बान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा, ज़बान का चाबुक मतलब कड़वे शब्द बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता ने किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो उसके पिताजी ने उसे धोखनी फूकने का सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। मतलब जो लोहा जब पिघलाया जाता है या गर्म करके उसका कोई आकार दिया जाता है तो उसमें आग जलाई जाती है, और आग बहुत अधिक गर्म होनी चाहिए, और उसे फूक कर जो बहुत ज़्यादा उसको तेज़ बनाए रखते हैं। जो धोखनी या उसको पंखे की तरह छोटा सा एक यंत्र होता है जिससे हिला कर हवा की जाती है, जिससे कि हवा से वो आग जो है पूरे समय तेज लौ में जलती रहे, तो उसे धोखनी बोला जाता है। और फिर वह हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगा, और धीरे धीरे वह इस विद्या में कुशल भी हो गया। और इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में, नीची यानी जो छोटी जाति जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य ने जिन्हें जातियों में विभाजित किया है, तो उसके अनुसार धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। और दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक था, और पूरे विद्यालय का वह मॉनिटर, और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। इन सभी बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, और मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, और उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ, यानी सही तरह से उसने आकार दे दिया था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी, पुरोहित यानी पंडित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा है। और धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ, और शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। अधूरा मौका इसलिए कहा गया कि रमेश उसे पढ़ाई कराने शहर ले गया था लखनऊ, लेकिन उसने पढ़ाई ना करा के उसे घर का नौकर बना के रख लिया था, और घर के साथ अपने पूरे मोहल्ले के भी लोग जो हैं उसके, वे भी उसी से काम कराने लगे थे। इसलिए लेखक ने इसको अधूरा मौका कहा है। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, और पारिवारिक मजबूरी इसलिए क्योंकि वह गरीब था, और उसकी गरीबी का फ़ायदा पूरी तरह से रमेश ने उठाया। इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया, और इसलिए नहीं व्यक्त कर पाया क्योंकि अगर वह बता देता कि रमेश पढ़ाई के बहाने जिस तरह से वो शहर में लेकर आया है और वहाँ पर वो घर के काम करवा रहा है,
तो अगर ये बात उसके पिताजी को पता चल जाती तो मोहन के पिताजी को बहुत दुख होता, इसलिए उसने अपने घर के लोगों को और अपने पिता को यह बात नहीं बताई। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था उसके लिए नया ही, क्योंकि अपने वाले जो होते हैं उसे उस समय एहसास हुआ कि वो मदद करने की बजाय मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने ज़बान के चाबुक कहा है और क्यों? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस तरह कहा था, धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह के द्वारा कहे गए व्यंग्य वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने ज़बान का चाबुक कहा है, और वह पहले बेंत का प्रयोग करते थे और इस बार उसे फटकारते हुए ज़बान की बेंत लगा दी। ज़बान की बेंत लगा दी यानी उसे बहुत ज़्यादा बुरा कहा, यानी व्यंग्य करके उसे बातें सुनाई। फिर लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि ज़बान से की गई चोट। ये सच है स्टूडेंट्स कि अगर किसी को मार दिया जाए तो वह चोट इतनी तकलीफदायक नहीं होती। यदि किसी को कड़वा शब्द बोल दिया जाए तो जीवन भर उसके लिए वह बहुत दुख देने वाली घटना होती है, और ये चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो गया और वह आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया, यानी लोहार के काम में वह लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह वाक्य किसने किससे कहा और किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। पहला जो है इसमें किसने किससे कहा, तो यह वाक्य जो है पंडित वंशीधर ने अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहा। सेकेंड है किस प्रसंग में कहा, तो इसके लिए जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने यह वाक्य कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। फिर नेक्स्ट है किस आशय से कहा, इसका आंसर है वंशीधर ने उपर्युक्त वाक्य जो है बिरादरी का यही सहारा होता है, यह वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव में कहा। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। फिर नेक्स्ट है क्या कहानी का आशय यह इसमें स्पष्ट हुआ है कहानी के अंदर, तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पॉइंट है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य के लिए यह किसके लिए कहा गया है? फिर सेकेंड किस प्रसंग में कहा गया है? फिर नेक्स्ट है यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो इसके लिए पहला जो आंसर है इसके इस तरह से लिखेंगे कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडौल बना देता है, यानी जब मोहन भट्टी के पास जाता है और अच्छी तरह से धोखनी को धोकर और लोहे की छड़ को बिना कोई मिस्टेक के अच्छी तरह से गोलाकार में बना देता है, तब उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। फिर नेक्स्ट है यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता है, बल्कि अपने मित्र की मदद करके वह उदारता का भी परिचय देता है।